नमस्कार दोस्तों। जीएस ओनली चैनल पे आपका तहे दिल से फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की जो बुक का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, भौगोलिक सिचुएशन है हमारे देश की, उसकी हमारे देश की हिस्ट्री पे, इतिहास पे उसका क्या असर पड़ा है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि हम कोर्ट के साथ शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे भी पहले था कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ही उसमें प्लेट में ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि अ, ये तो मैं नहीं खा पाऊँगा। कभी होटल में जाते हैं तभी भी हम इतना ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं। तो मैं आपको रतन टाटा जी की एक बताई हुई स्टोरी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद बताई ये स्टोरी। रतन टाटा जी बता रहे हैं कि अ, जब वो एक दिन वो जर्मनी गए थे, तो जर्मनी में हैम्बर्ग में पहुँचे थे। तो उन्होंने एक कलीग ने रेस्टोरेंट में घुसे और उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे टेबल खाली थे। तो वहाँ पे एक टेबल था जहाँ पे एक यंग कपल खाना खा रहा था और टेबल पर दो डिशेस थी और बियर की दो बॉटल भी थी। मैं सोच रहा था कि ऐसा सिंपल खाना रोमांटिक कैसे हो सकता है। क्या वो लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़ेगी या उसके साथ शादी करेगी। एक दूसरी टेबल पर कुछ बूढ़ी औरतें भी थी। जब कोई डिश सर्व की जाती थी तो वेटर सभी लोगों की प्लेट में से खाना निकाल देता था और वो औरतें प्लेट में मौजूद खाने को पूरी तरह से ख़त्म कर देती थी। क्योंकि हम लोग भूखे थे, तो हमारे लोकल कलीग ने हमारे लिए काफ़ी कुछ ऑर्डर कर दिया। जब हमने खाना ख़त्म किया तो भी लगभग एक तिहाई खाना टेबल पर बचा हुआ था। मतलब जब रतन टाटा और वो लोग खाना खाने बैठे और खाना ख़त्म किया, फिर भी एक तिहाई खाना उनके टेबल पे बचा हुआ था। तो जब वो रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो उन बूढ़ी औरतों ने उनसे अंग्रेजी में बात की और उन्हें बताया कि जो खाना उन्होंने वेस्ट किया है उनसे वो काफ़ी नाराज़ है। तो उसमें से उनके दोस्त में से किसी एक ने जवाब दिया कि भाई, हमने का अपने खाने के पैसे चुका दिए हैं, हम कितना खाना छोड़ते हैं इससे आपको क्या लेना देना है। तो वो बूढ़ी औरतों को गुस्सा आया और उन्होंने फ़ोन निकाल के सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को बुला दिया और बाद में उनको 50 यूरो का फ़ाइन लगाया और की इज्जत भी कम हुई। तब वो ऑफिसर ने उनको बताया कि आप उतना ही ऑर्डर कीजिए जितना आप कंज्यूम कर सकते हो। मान लेते हैं कि पैसे आपके हैं लेकिन संसाधन हमारी सोसाइटी के हैं। दुनिया में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो संसाधन की कमी का सामना कर रहे हैं। आपके पास संसाधनों को बर्बाद करने का कोई भी कारण नहीं है। इस रिच कंट्री में भी अगर लोगों का माइंडसेट हम सभी को लिज्जत कर रहा था, क्योंकि अ, हमें सचमुच इस पर सोचना चाहिए। हम तो ऐसे देश के बंदे हैं जिसमें संसाधनों में बहुत समृद्धि नहीं है, फिर भी हम शर्मिंदगी से बचने के लिए अधिक मात्रा में ऑर्डर कर देते हैं। जैसे किसी दोस्त को पार्टी दे रहे हैं तो वो दोस्त क्या सोचेगा और उसको कैसा लगेगा, जो पार्टी में आए हैं उनको कैसा लगेगा, इसलिए इतने सारे ऑर्डर्स कर देते हैं, इतने सारा फूड रख देते हैं उनके सामने। और अल्टीमेटली वो होता क्या है, वो कुछ नहीं, वो फूड वेस्ट ही होता है। दोस्तों, कोई देश इतना महान तभी बनता है जब उसके सारे नागरिक महान बनते हैं, और सारे नागरिक तभी महान बनते हैं जब वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल नहीं करते लेकिन ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जिससे देश मजबूत बनता है और आगे बढ़ता है। खाने की बर्बादी को रोकना, पानी को वेस्ट होने से बचाना, बिजली को बेकार न करना, ये सब छोटे छोटे कदम हैं लेकिन हमारे देश को ज़रूर से मजबूत बनाएंगे। तो ये इंस्पायरेशन स्टोरी एक्चुअली श्री रतन टाटा जी के द्वारा शेयर की गई थी और मैं एक बार पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मेरे व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों कि जो संसाधन है, मनी इज़ योर्स बट रिसोर्सेज बिलोंग टू सोसाइटी। पैसा ज़रूर से आपका ही है लेकिन जो संसाधन आप पैसे की वजह से वेस्ट कर रहे हो वो समाज के हैं। तो आप सबको एक विनती है कि कभी भी अपनी प्लेट में खाना ना छोड़ें। ओके, सो लेट अस कम टू आवर टॉपिक। अब हम हिस्ट्री का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।
हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोस्तों। अगर मैंने कहीं ये कोट सुना था, मैं ढूंढ रहा था किसने बताया है लेकिन मुझे मिला नहीं, कि आप मुझे किसी देश की ज्योग्राफी बता दीजिए, मैं वो देश की आपको हिस्ट्री दे दूँगा। ये कोट था, पता नहीं है किसने बोला था, लेकिन ये बहुत अच्छा कोट था। उसमें वो यही बताना चाहता था कि अगर किसी देश की अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो आप उसका ज्योग्राफिकल सिचुएशन जानना बहुत पहले ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज्योग्राफिकल सिचुएशन जाने हिस्ट्री को जानना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हिस्ट्री अगर हम देखें तो दो चीज़ों में होती है। पहले तो स्पेस होगा या तो टाइम। स्पेस का मीनिंग होता है कि लोकेशन, कि वो जगह का लोकेशन क्या है। और टाइम का मीनिंग होता है उसकी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मीनिंग क्या है कि जैसे हड़प्पन कल्चर था, हड़प्पन कल्चर के बाद इंडिया में मौर्यन आए, मौर्यन के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद देश आज़ाद हुआ। तो ये एक टाइम है, जो एक गुज़रता टाइम है। और गुज़रते टाइम पे टाइम के बारे में आप जानोगे तो आपको हिस्ट्री पता चलेगी। और दूसरी कि वो जगह की ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी मतलब कि आप जैसे मोहनजोदड़ो है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वो ज्योग्राफिकल से ही हमें पता चला है कि भाई हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यहाँ पे बस्ती थी, इंडस रिवर के करीब ये हड़प्पन कल्चर एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब ये सारी चीज़ें हमें अगर एक स्पेस का एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है। सो हिस्ट्री को अगर जानना है तो हमें ये दो चीज़, स्पेस एंड टाइम, दोनों बहुत ज़रूरी है। अ, अगर नाउ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंडिया में मेजर रीजियंस अगर हम देखें तो तीन मेजर रीजियंस हैं। हिमालयन माउंटेन्स है, इंडो गैंगटिक प्लेन्स है, और साउथर्न पेनिसुलिया है। राइट। हिमालयन माउंटेन्स आप देख सकते हो, ये मैप में मैंने बताया है कि ये जो रीजन है वो हिमालयन माउंटेन्स रीजन है। यहाँ यहाँ तक ये पूरा है एक्चुअली, ये पूरा हिमालयन माउंटेन का ही रीजन है। यहाँ से लेके ये कम्प्लीटली यहाँ जाता है और ऐसे फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ से मुड़ के ऐसे नीचे आता है। हिमालयन माउंटेन की ये सीक्वेंस है। इंडो गैंगटिक प्लेन, ये ये जो पोर्शन है वो पूरा इंडो गैंगटिक प्लेन का पार्ट है। यहाँ तक विंध्या रेंज तक का जो पूरा पार्ट है वो इंडो गैंगटिक प्लेन का पार्ट है। हाँ, ये एक्चुअली नहीं आएगा, फिर भी ये जो पार्ट है पूरा वो इंडो गैंगटिक प्लेन का पार्ट है। और साउथर्न पेनिसुला आप देख सकते हो, विंध्या रेंज जो है यहाँ पे, वो विंध्या रेंज से नीचे का जो पार्ट है वो साउथर्न पेनिसुला माना जाता है। ठीक है। तो जो 5 कंट्रीज़ हमारे ये इंडिया के रीजन में आती हैं, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो हमारे कंप्लीट रीजन्स का पार्ट है। नेक्स्ट, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में अगर हम डिस्कशन शुरू करें तो हिमालयन माउंटेन्स की टोटल रेंज है, उनकी लेंथ अगर देखें तो उसकी लेंथ है 2560 किलोमीटर्स। मतलब यहाँ पे पामीर जो है वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो उसकी लेंथ है वो 256 किलोमीटर्स है। और उसकी जो ब्रेथ है, मतलब उसकी जो हम विड्थ बोल सकते हैं, ये जो विड्थ है वो विथ 240 से लेके 320 किलोमीटर तक की उसकी विथ है दोस्तों। हिमालयन हम सब जानते हैं कि वो एक नेचुरल वॉर प्रोटेस्ट हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है। जो साइबेरिया रसिया की ओर से जो ठंडे पवन आते हैं, बहुत ठंडे पवन आते हैं जो पोल पर से ही आ रहे हैं, तो उसको उससे हमारे देश को वो बचाता है दोस्तों। अगर हम देखें कि जो हिमालयन माउंटेन्स है उसमें अगर ईस्ट की ओर देखें तो ज़्यादातर चांसेस बहुत कम है कि कोई वहाँ से हमारे देश में गुजर जाए। इसलिए तो हिमालयन माउंटेन्स को एक हमारे लिए वॉल माना जाता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब हम नॉर्थ वेस्ट में हिमालयन पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे पासिस हैं, जिस पासिस के थ्रू लोग हमारे देश में एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि खैबर पास है या बोलन पास है, कुर्रम पास है या गोमल पास है, ये सारे जो पासिस हैं वो पासिस के थ्रू ही हमारे देश में
जब इंडो आर्यन लोग या इंडो ग्रीक लोग या पर्थियंस, शक लोग, कुशान्स, हून्स, तुर्क्स, ये सारे लोग जब हमारे देश में आए तो एक बात समझ लीजिए कि वो सारे नॉर्थ वेस्ट में से ही आए हैं। किसी ने ऐसा नहीं है कि ईस्ट में से एंट्री मारी है, नहीं, किसी ने ईस्ट में से एंट्री नहीं मारी है। ये सारे जो मैंने बताया, आर्यंस, ग्रीक्स, पर्थियंस, शक्स, कुशान्स, हून्स, तुर्क्स, ये सारे लोग आए हैं नॉर्थ वेस्ट में से ही, राइट। और इसी जगह पे हिंदकुश हैं, सुलेमान है और किरतार रेंजेस हैं। जब हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो ये सारी रेंजेस के बारे में, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, उनका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्वॉट वैली के बारे में। स्वॉट वैली, अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया था, मैसेडोन का अलेक्जेंडर, ग्रीक, राइट, जब तो उसने स्वॉट वैली से एंट्री मारी थी। तो एक याद रखिए कि अलेक्जेंडर की एंट्री हमारे देश में कौन सी वैली के थ्रू हुई थी, तो स्वॉट वैली के थ्रू हुई थी। ओके, नाउ मैं आपको बताता हूँ कि स्वॉट वैली और पामीर कहाँ पे है। एक्चुअली पामीर, ये जो पार्ट है, आप देख सकते हो, पामीर कम्प्लीटली नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया। और यहाँ पे हिमालयाज़ हैं इंडिया के। पामीर से लेके हमारे हिमालय की शुरुआत होती है और वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम तक उसका वो आगे जाते हैं, राइट। तो ये बैक्टीरिया है, ये हिंदकुश पर्वत है, राइट। लेकिन पामीर अगर नॉर्थ वेस्ट कंप्लीट, हमें पूछा जाता है कि हिमालय का कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा है, तो पामीर, राइट। नेक्स्ट, ये मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ। ये मैप में हमें आइडियली पता चलता है कि हिमालयस की जो डिफरेंट रेंजेस हैं वो कौन कौन सी है और उसमें कौन कौन से शिखर्स हैं। तो आप सबको पता ही है कि हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, K2 माना जाता है, और कांचनजंगा जो इंडिया में है। तो इंडिया का हाईएस्ट बोला जाता है कांचनजंगा। दोस्तों, आप रेंजेस देखें तो सबसे पहले ऊपर काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, ये सारी जो रेंजेस हैं वो जम्मू कश्मीर का पार्ट है। तो आप देखिए, सबसे पहले नॉर्थ में क्या कौन सी है, काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख रेंज है, उसके बाद जास्कर है और पीर पंजाल रेंज है, LZP, राइट। और उसके बाद ये शिवालिक और ग्रेटर हिमालयाज़, ये सारा हम जियोग्राफिकल लोकेशन में ज़रूर से डिस्कस करेंगे। तो आप रेंजेस देख लीजिए कि ये सारी रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और फिर शिवालिक। तो उसके थ्रू, क्योंकि जो लोग ने इंडियन हिस्ट्री में पार्ट लेने के लिए एंट्री मारी है वो सारे लोग यहाँ से ही आए हैं, उन्होंने यहाँ से ही इंडिया में एंट्री ली है, राइट। आप ओके, तो ये जो पार्ट है वो पूरा इंडस रिवर का, इंडस रिवर सिस्टम है, वो हम आगे देखेंगे ही इसी लेक्चर में। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें और फिज़िकल लोकेशन देखें और दूसरे मैप्स देखें, तो आप देखिए कि जास्कर रेंज जो मैंने बताया, ये सबसे पहले यहाँ पे काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, जास्कर, राइट। और ये जो शिवालिक रेंजेस हैं ये ग्रेटर हिमालयाज़ की रेंजेस हैं, राइट। ये माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे कांचनजंगा है। काफ़ी टाइम ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर कि इसको नॉर्थ से साउथ, साउथ अरेंज कीजिए या तो फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए। आपको चार दे दी गए हैं, जैसे कि जैसे आपको K2 दे दी गया, K2 दे दिया है, फिर नाना देवी दे दिया है, फिर माउंट एवरेस्ट दे दिया है, कांचनजंगा दे दिया है और नामचा बारवा दिया है। और आपको बताया कि उनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए। तो ये तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है ज्योग्राफी में। और दूसरी जो रेंजेस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये है पतकाई, नागा और खासी और जैंतिया के पर्वत। गारो गारो खासी जैंतिया आप देखें तो वो मेघालय के हैं। और उसका भी अगर हमें काफ़ी टाइम पूछते हैं कि उसको आप वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, या ये भी बताते हैं कि पतकाई रेंज है, नागा हिल्स हैं, मिजो हिल्स हैं, तो उसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए।
ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे दोस्तों। कर्कवृत्त और हम देखें तो वो कम्प्लीटली हमारे देश के बीच में से ही गुज़रती है, राइट। तो गुजरात से होके मध्य प्रदेश और ये सारे स्टेट से पास होती है। और फिर विंध्या रेंज जो है वो हमारे देश को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट, राइट। साउथ का जो बोला जाता है वो डेक्कन प्लेटू या तो साउथर्न पेनिनसुला बोला जाता है। दोस्तों इंडो गैंगटिक प्लेन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडो गैंगटिक प्लेन हम देखें तो वो मेनली इरिगेशन उसमें होता है, तीन रिवर, सबसे बड़ी तीन रिवर है गंगा, इंडस मीन्स की सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों लैंड बहुत ही फर्टाइल, तीनों रिवर्स बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाते हैं। जैसे गंगा इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा हिमालय में से निकल के दूसरी दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे ये इंडस की सिस्टम है और ये गंगेज की सिस्टम है और ये ब्रह्मपुत्रा की सिस्टम है, राइट। तो ये तीनों अलग अलग जगह से पूरे देश के जो नॉर्थन पार्ट है हमारा उसको अच्छे से फर्टाइल करती हैं। और इसीलिए ये बहुत ही प्रोडक्टिव जगह है हमारे देश की। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा धान्य पैदा करने वाली जगह भी यहाँ पे ही है, राइट, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती है। इंडस रिवर सिस्टम अगर हम देखें तो उसमें मेजरली 5 रिवर हैं, झेलम, चीनाब, रावी, सतलुज एंड बियास। ये पाँचों रिवर जो पंजाब का प्लेन क्रिएट करती है, राइट। ये पाँचों रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। और इंडस रिवर आइडियली मैक्सिमम अभी पाकिस्तान में है। थार डेजर्ट एंड दी अरावली हिल्स, ये जो दोनों हैं वो आप देखो तो ये जो है वो थार डेजर्ट है और ये जो जगह है वो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट। और ये जो है ये जो रेंज है वो अरावली रेंज है। ये थार डेजर्ट का पार्ट है और ये अरावली रेंज है। तो ये अरावली रेंज अरावली की जो हिल्स हैं और डेजर्ट थार का है, ये इंडस रिवर सिस्टम और इंडो गैंगटिक प्लेन ये दोनों को डिवाइड करता है, राइट। सो इंडस रिवर सिस्टम और गैंगटिक प्लेन को डिवाइड करने का काम कौन करता है? थार डेजर्ट एंड दी अरावली की जो रेंजेस है वो। दोस्तों द हाईएस्ट पीक इन दी अरावली रेंजेस अगर हम देखें तो माउंट आबू है, जो राजस्थान का पार्ट है, गुजरात का, नॉर्थ गुजरात से बहुत करीब है, राइट। लेकिन लगता है उसमें राजस्थान है। तो उसकी जो हाइट है, उसका गुरु शिखर है, उसमें उसकी जो हाइट है वो 5650 फीट है और वो हाईएस्ट पीक है अरवल्ली का, राइट। और गेंगीज के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो गेंगीज हिमालयज़ में राइज करती हैं, पर्टिकुलर लोकेशंस हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। और वो अगर आप इसका फ्लो देखें तो ये यमुना है और ये गंगा है। गंगा यहाँ से एस्टाब्लिश होके पहले नीचे की ओर साउथ की ओर आती है, बाद में वो वेस्ट की ओर ईस्ट की ओर मुड़ जाती है, राइट। तो इट राइजेज इन द हिमालयाज एंड फ्लोज साउथ एंड देन मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, राइट। अब दोआब का मीनिंग क्या होता है? दोआब आप समझ लीजिए, दोआब का मीनिंग होता है कि जो गंगा और यमुना के बीच का जो पार्ट है, जो फर्टाइल पार्ट है गंगा और यमुना के बीच का, उसे बोला जाता है दोआब, राइट। तो जैसे ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट को बोला जाएगा दोआब, राइट। और ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि फर्टाइल पार्ट होता है, राइट। ये दोनों रिवर के बीच का जो पार्ट है बहुत ही फर्टाइल पार्ट है। और ये जो ट्रिब्यूटरीज का नाम दिया गया है, गोमती, सरयू, घाघरा एंड गंडक, GSGG, ये जो चारों ट्रिब्यूटरीज हैं ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। गंगा की ये जो नॉर्थ पार्ट है नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है, राइट, ओके। तो ये 4 ट्रिब्यूटरीज हैं। और नेक्स्ट गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ पे मैंने पूरा मैप रखा है। अगर आप देखना चाहे, समझना चाहे तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये जो फ्लो है गंगा का मेन फ्लो है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो जैसे नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज देखते हैं तो रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर ये
फिर गंडक है, और आप कोशी भी देख सकते हो। ये जो सारी रिवर्स हैं वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, और गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम साउथर्न ट्रिब्यूटरीज देखें तो ये काली है, और ये रील है, ये सारी रिवर्स हैं। सोन है, तंस है, केन है, फिर दसन है, सिंध है, चंबल है। इस चंबल एक्चुअली यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और बेतवाज यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। केन यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा और यमुना ये दोनों एक्चुअली चलती पैरेलल ही है। गंगा ये गंगोत्री से निकलती है और यमुनोत्री से निकलती है। गंगा शुरुआत में भागीरथी या अलकनंदा के रूप में निकलती है, बाद में प्रयाग पे मिलती है, और मतलब ऋषिकेश पे उसका मिलन होता है। प्रयाग का मीनिंग होता है दो रिवर जहाँ पे मिलती हैं। और ऋषिकेश से लेके हरिद्वार से लेके फिर गंगा इंडिया के प्लेन्स में एंटर होती है। दोस्तों, ये गंगा रिवर सिस्टम एक बार आराम से इसका मैप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे तो इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से निकल के बहुत ही यहाँ से निकल के फिर वो जाती है। उसकी डायरेक्शन, यहाँ पे रिवर की डायरेक्शन आप एक बार समझ, वो बहुत ज़रूरी है। रिवर की डायरेक्शन आपको हेल्प करती है। कभी कभी आप जब ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, और आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इंडस रिवर का जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन पे है, और वो भी नॉर्थ ईस्ट, राइट। और उसके बाद ये ऐसे यहाँ से मुड़ जाती है और नीचे आ जाती है। तो इंडस रिवर का मैप जो है वो ऐसे चलता है, पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है, और उसके बाद वो साउथ में घूम जाती है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हम देखें तो मैंने जैसे बताया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और बियास, राइट। ये चारों रिवर जो है, ये चारों रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, और वो इंडस रिवर सिस्टम को कम्प्लीटली ड्रेन करने, कम्प्लीटली उसको इरिगेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, राइट। और 1960 में जब इंडस रिवर के बारे में हमारे और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई थी, तो उसमें 3 रिवर इंडिया के पार्ट में आई थी और 3 रिवर पाकिस्तान के पार्ट में गई थी। दोस्तों, रावी, बियास एंड सतलुज, ये जो 3 रिवर हैं वो हमारा पार्ट है, और बाकी की जो 3 रिवर है झेलम, चिनाब और इंडस, ये जो थी वो पाकिस्तान में गई थी, राइट। ओके, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम आप देखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर भी तिब्बत से शुरू होके फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक्चुअली जानना ज़रूरी है दोस्तों, कि वो कैसे उसकी डायरेक्शन है। आप देखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो पहले ऐसे जाती है और फिर इंडिया में एंटर होके इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, और वहाँ पे वो दिबांग के नाम से जानी जाती है। दिबांग के नाम से वो इंडिया में एंटर होती है, चाइना थी, और बाद में वो सदिया और दिहांग, और बाद में जब बांग्लादेश में वो एंटर होती है तो गंगी से मिल जाती है, और यहाँ पे मिलके गंगा के साथ मिलके एक बहुत ही बड़ा डेल्टा क्रिएट करते हैं, राइट। सो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और गंगीज रिवर सिस्टम, सारी रिवर सिस्टम हम जियोग्राफी में डिस्कस करने वाले हैं, और वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, लेकिन एक बार बस आप ये जियोग्राफिकल लोकेशन अपने माइंड में समझ के रखिए, क्योंकि ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब हम हिस्ट्री के साथ इसका को रिलेशन करेंगे तो आपको बस एक एक विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए कि अगर मैं इंडस रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ब्रह्मपुत्रा के सिस्टम के बारे में कुछ बता रहा हूँ कि यहाँ पे किंगडम्स थे और ये किंगडम्स कर रहे थे, तो किंगडम्स यहाँ पे एस्टाब्लिश हुए थे। तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं इंडिया के जो 7 सिस्टर्स हैं, वंडरफुल प्लेस ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। और अगर गंगटीज के बारे में या कुछ गेंगिस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया का नॉर्थन पार्ट है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में अगर आप देखें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इनिशियली वो बहुत ही स्लो मूविंग रिवर है, और इसी वजह से उसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स भी हैं, और मजूली
ये काफ़ी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि मजुली जो है वो करंटली भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और वो ब्रह्मपुत्रा रिवर का पार्ट है, राइट। रिवर आइलैंड मतलब कि जो नदी जो आइलैंड बनाती है उसे रिवर आइलैंड बोलते हैं, और मजुली जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके। अब हम इंडो गैंगटिक प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम जो अर्बन सेंटर्स हैं वो इंडो गैंगटिक प्लेन में ही इस्टेब्लिश हुए थे, और हड़प्पन कल्चर अगर हम देखें तो वो इंडस वैली का पार्ट है, और वैदिक कल्चर अगर हम देखें तो वो गैंगीज प्लेन का पार्ट है। वैदिक कल्चर मतलब कि आप जैसे देखते हैं बनारस है, काशी है, अयोध्या है, तो ये सारे जो जहाँ पे हम ज़्यादातर रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो वैदिक कल्चर बोलते हैं। और वो वेस्टर्न गैंगटिक प्लेन का पार्ट है। तो जब हम हड़प्पन कल्चर के बारे में बात करें तो समझ लेना चाहिए कि वो इंडस वैली का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, और वैदिक कल्चर के बारे में अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो वो वेस्टर्न गैंगटिक प्लेन का पार्ट होगा। दोस्तों, पाटलिपुत्र जो मगध एम्पायर था और उसका कैपिटल था ये मौर्यन के टाइम पे, और उसके बाद के गुप्ता टाइम पे। तो वो कौन सी रिवर के बैंक पे क्रिएट हुआ था? सोन रिवर, राइट। सोन रिवर के क्या बैंक पे पाटलिपुत्र था। जो गैंगटिक प्लेन है इट्स अ सोर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड द अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी। मतलब कि जो फॉरेन से जो लोग आए थे, मतलब जो मैंने आपको बताया आर्यन, ग्रीक और तुर्क, हुन्स और सब, उसके बाद जो सभी लोग आए उनको उनके लिए गैंगटिक प्लेन जो था वो बहुत ही फेवरेट प्लेस रहा था। उसकी दो रीज़न थी। एक तो वो पहले बहुत ही फर्टाइल प्लेस था, और उसकी जो वेल्थ थी वो प्रोडक्टिव वेल्थ थी। मतलब आपको उसमें आराम से अगर कुछ बोते हैं तो आराम आपको अच्छा सा पाक मिलता था, राइट। उसकी रीज़न भी वही थी क्योंकि जो गंगा रिवर थी वो ऊपर से नीचे आ रही थी, तो उसके साथ जो उसका कचरा लेके आती थी वो पूरा कचरा वो लैंड को फर्टाइल बनाता था। ओके। और रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था क्योंकि वो जब कॉमर्स और कम्युनिकेशन ये दोनों के लिए इनिशियली बहुत यूज़ होता था। हमारे देश में पहले इतने सारे रोड नहीं थे, और दूसरे देशों के साथ ऐसा प्लेन का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, राइट। कि जाना है तो प्लेन से चले गए, नहीं, वो रिवर सिस्टम से ही थी जो हमें कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स दोनों में हेल्प करती थी। ओके। तो नेक्स्ट हम साउथर्न पेनिसुला के बारे में डिस्कस करते हैं। साउथर्न पेनिसुला आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है वो साउथर्न पेनिसुला का पार्ट है। और साउथर्न पेनिसुला डिवाइड होता है हमारे नॉर्थर्न पेनिसुला से विद द हेल्प ऑफ विंध्या रेंज, राइट। विंध्या एंड सातपुरा की जो रेंजेस हैं, नर्मदा एंड तापी रिवर जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नर्मदा और तापी है, ये जो है, राइट। और ये विंध्या नॉर्थ में और सातपुरा साउथ में, उसकी जो रेंजेस हैं वही हमें डिवाइड करती हैं नॉर्दर्न एंड साउथर्न पार्ट में, राइट। और जो प्लेटू साउथ ऑफ द विंध्या इज नोन एज द डेक्कन प्लेटू। ये क्वेश्चन जीपीएससी में पूछा गया है कि कौन सी रेंज जो है उसके नीचे का पार्ट डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। तो याद रखिए विंध्या जो है, सातपुरा भी ऑप्शन में होगा, सातपुरा नहीं है। विंध्या के नीचे का जो पार्ट है वो जो पूरा पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू बोला जाता है, राइट। ओके। तो कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक रेक। इसमें जो डेक्कन प्लेटू है उसमें वॉल्केनिक रेक है, और वॉल्केनिक रॉक होने की वजह से होता क्या है कि वो उसे हम इजीली कट कर सकते हैं। अब काफ़ी केव्स आर्किटेक्चर अगर हम देखेंगे तो केव्स आर्किटेक्चर यहाँ पे बिलोंग करता है। आपको नॉर्थ में बहुत कम केव्स मिलेगी, हाँ कुछ मध्य प्रदेश में हैं, राइट। लेकिन आपको मैक्सिमम केव्स आर्किटेक्चर जो जिसको पत्थर को और पर्वत को खोद के बना गया है वो आपको साउथर्न पार्ट में ही मिलेगा। उसका रीज़न बस यही है कि वो वॉल्केनिक रॉक है, और वॉल्केनिक रॉक जब होते हैं तो उसको इजीली हम कट कर सकते हैं। दोस्तों, डेक्कन प्लेटू अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेटू हमारा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक होगा वेस्टर्न घाट और दूसरा होगा ईस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच का जो पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू है। और
जो कोरोमंडल कोस्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट जो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है वो कोरोमंडल पार्ट बोला जाता है। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच की जो जगह है उसे कौन सी जगह बोली जाती है? कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल कोस्ट ही था जिसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, और वो पोर्ट से हम हिस्ट्री में ये इंडोनेशियन कंट्रीज़ जो थी, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया, उनके साथ कम्युनिकेशन करते थे, उनके साथ हमारा कॉमर्स के रिलेशंस थे, राइट। तो ये जो है कोरोमंडल कोस्ट है। और ये जो है वो जो नॉर्दर्न पार्ट है ये कोंकण है। आपने काफ़ी सुना भी होगा कोंकण रेलवे के बारे में। तो ये जो पार्ट है वो कोंकण रेलवे का पार्ट है, और उसके नीचे का जो पार्ट है उसे बोला जाता है कनारा। और आप यहाँ पे जब पहुँचोगे, ये नीचे कम्प्लीटली नीचे यहाँ पे केरला के साइड, तो ये जो कोस्ट है उसे बोला जाता है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट साउथर्न मोस्ट पार्ट, ये जो केरला का जो पोर्शन है, केरला का जो कोस्ट है वो कोस्ट को बोला जाता है मालाबार कोस्ट, राइट। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में पासिस हैं, वैसे ही हमारे वेस्टर्न घाट में भी पासिस हैं, राइट। और वेस्टर्न घाट में जूनार है, कन्हेरी है, कल्ले है, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ओके। ओके। अब दूसरे वेस्टर्न घाट के पासिस हम देखें तो आप देख सकते हो ये मैप में, ये तीन इम्पोर्टेंट पास हैं एक्चुअली, थाल घाट, बोर घाट एंड दी पाल घाट। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसका नॉर्थ टू साउथ लोकेशन एक बार याद रख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ऊपर कौन सा है? थाल घाट है, उसके नीचे है बोर घाट, और उसके नीचे है पाल घाट। पाल घाट के थोड़े से ऊपर नीलगिरी हिल्स हैं, और उसके नीचे पलानी हिल्स, फिर कार्डामोम हिल्स, और ये अन्नामलाई हिल्स हैं। अन्नामलाई हिल्स बहुत ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड पे है। ये याद रखना कि अन्नामलाई हिल जो है वेस्टर्न घाट की जो मतलब ये साउथर्न मोस्ट पार्ट जो इंडिया का है उसकी वेस्ट साइड पे है। और अन्नाईमुड़ी इसका हाईएस्ट पीक है। ओके। पालघाट पास जो पैसेज अक्रॉस द घाट्स फ्रॉम द कावेरी वैली टू द मालाबार कोस्ट, राइट। ये जो पार्ट है वो पालघाट पास का पार्ट है, और यहाँ पे कावेरी रिवर जो पास करती है। ओके। और फिर ईस्टर्न घाट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ईस्टर्न घाट मतलब कि इस तरफ का कोस्ट। और मैं एक बात आप ज्योग्राफी में याद रखिए कि इसकी जो ऊंचाई है, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू ईस्टर्न घाट, राइट। और मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो फ्लो करती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, राइट। तो वो ईस्टर्न पार्ट जो है वो इतना हाई नहीं है। उसकी रीज़न बस यही है कि जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं, तो उसने वो रिवर्स ने और भी गैप क्रिएट कर दिया है, उनको और भी नीचा कर दिया है, क्योंकि जब रिवर फ्लो करती है तो वो अपने साथ सारा सामान लेके चलती है, राइट। तो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। मैक्सिमम आप जितनी भी रिवर देखोगे, राइट, कृष्णा से लेके तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी जो रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, और उनकी डायरेक्शन कौन सी है? उनकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, राइट। सारी रिवर्स की डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट। ओके। और कुछ पोर्ट्स हैं जैसे अरिकामेडू है, मामल्लपुरम है जिसे महाबलीपुरम भी बोला जाता है, कावेरीपट्टम है। तो ये सारे जो पोर्ट हैं वो कौन सी जगह पे है? कोरोमंडल कोस्ट पे। कोरोमंडल कोस्ट मतलब यहाँ पे। ओके। और रिवर्स अगर मैंने जैसे आपको बताया, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी, ये सारी रिवर्स जो फ्लो करती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करती हैं। और उनका जो रीजियंस हैं, अब मैं आपको एक रिवर सिस्टम जो साउथर्न रिवर सिस्टम है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखिए, ये जो नर्मदा है और ये तापी रिवर है, ठीक। उसके बाद ये जो है वो पेनगंगा है। पेनगंगा गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है, याद रखिए। ये नीचे साउथ में है, राइट। पेनगंगा यहाँ पे, फिर पेनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, और गोदावरी फिर उसके बाद नीचे भीमा, उसके बाद कृष्णा, ये तुंगभद्रा रिवर का फ्लो है, और कावेरी, और उसके नीचे वेम्बनाड, राइट, और ये पेरियार।
ये बहुत अच्छी जगह है, कभी घूमने जाना है अगर आप गए हो तो, राइट। तो जो कृष्णा एंड तुंगभद्रा, आप देखिए कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर जो है, ये वाला पार्ट, कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच का जो जगह है, ये जो जगह है उसे बोला जाता है रायचूर दोआब। और रायचूर दोआब जो था, उसमें आप जो हिस्ट्री में पढ़ोगे, सातवाहना जो रूलर्स थे, सातवाहन रूलर जिसे समुद्र के स्वामी बोले जाते थे, ये जो थे ये एरिया में बिलोंग करते थे। ये बहुत जानना ज़रूरी है। आप एक ज्योग्राफिकल लोकेशन बस याद रख लीजिए कि जब भी मैं किसी सातवाहन डायनेस्टी के किसी किंग के बारे में बताता हूँ तो आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए कि मैं कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन से एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। बस आप जैसे ही आपने सातवाहन सुना, बस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच की बात कर, उनका जो इरिगेशन का जगह है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो डेल्टिक प्लेन ऑफ द रायचूर दोआब जो है वो सातवाहना, और वहाँ पे सातवाहना का रूल शासन था, कृष्णा कृष्णा एंड तुंगभद्रा का, ओके, उनके बीच का। और रायचूर दोआब किसे बोला जाता है, तो रीजियन बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा। दोआब किसे बोला जाता है, तो रीजियन बिटवीन द यमुना एंड द गंगा, ओके। नेक्स्ट कावेरी डेल्टा। अब कावेरी रिवर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे है, सबसे नीचे ये रही, राइट, ये कावेरी रिवर का पार्ट है। तो कावेरी रिवर का जो पार्ट है ये वाला, इसमें चोल साम्राज्य जो था, वो पावर, चोला पावर इसमें था। तो अगर मैं चोल राजा के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको बस एक विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए कि मैं कावेरी रिवर और उसकी जो जगह है यहाँ पे नीचे साउथर्न पार्ट में, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। और मैंने जैसे आपको बताया कि कोरोमंडल कोस्ट की हेल्प से हम जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया, उनके साथ हमारे कॉमर्शियल कांटेक्ट भी थे, राइट, और कल्चरल कांटेक्ट भी थे। काफ़ी सारे मंदिर हम देखेंगे जो कंबोडिया में बनाए गए हैं या जावा में बनाए गए हैं। जावा के जो शैलेंद्र राजा थे, उनके इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस थे, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ओके। अब इंडिया का यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, मतलब कि आप देखते हैं कि इंडिया में कितने लोग आए दोस्तों। प्री आर्यन लोग, द्रविडियन लोग माने सकते हैं, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स, फिर सिथियंस, हुन्स, तुर्क, और ये सब लोग इंडिया में आए। फिर भी आज इंडिया में एक यूनिटी है, और प्री आर्यन को द्रविडियन बोला जाता है। ऑल दीज पीपल मिक्सड अप सो inextricably with one another that at present none of them can be identified in the original form। हम इतने घुल मिल गए हैं कि किसी को अब अगर ओरिजिनल फॉर्म में देखना है कि भाई हाँ ये ग्रीक है और ये हून है, ये तुर्क है, ऐसे डिवाइड करना है तो नहीं कर पाते। इसीलिए तो हमारे नेता लोग आजकल हिंदू मुस्लिम के बेस पे डिवाइड करने में लगे हुए हैं, राइट। उनको इसी वजह से तो डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि आप वो लोग अब हून तुर्क पे डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। बस याद रखने के लिए एक मैंने आपको बात बताई। ऑल दो इंडियन पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, रिलीजन डिफरेंट फॉलो करते हैं, हमारा सोशल कल्चर डिफरेंट है, फिर भी यस वी आर दी वन, ओके। जो वो हिंद वर्ड है वो संस्कृत टर्म्स हिंदू में से आया है, और जो इंडिया वर्ड है वो ग्रीक है, हिंद इन द पर्शियन और इन द अरेबिक लैंग्वेजेस। अब 3rd सेंचुरी बीसी में जो प्राकृत लैंग्वेज थी, आपको अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं। और 3rd सेंचुरी बीसी में जितना भी लिटरेचर बना गया है या जितनी भी इंस्क्रिप्शंस आई हैं वो सारी प्राकृत लैंग्वेज में आई थी। मतलब आप बोल सकते हो कि 3rd सेंचुरी बीसी में प्राकृत लैंग्वेज ही थी जो कॉमन कम्युनिकेशन का पार्ट थी, राइट, ओके। तो इंडिया मल्टी रिलीजियस एंड द मल्टीकल्चरल सोसाइटी, और यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी एंड द प्लूरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज़ द रियल स्ट्रेंथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ओके। तो यही हमारी ताकत है कि यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये हमारा चैप्टर 1 था जिसमें हमने थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसकी वजह से हमको आगे आने वाली हिस्ट्री समझने में मदद करेगी। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो आप देखें तो हमने शुरुआत की थी टाइम एंड स्पेस से लेके, फिर हिमालयन माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया। हिमालयन माउंटेन्स के बाद हमने देखा
कि उनकी डिफरेंट रेंजेस कैसी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और दूसरी जो हिमालय मूव करता है नॉर्थ वेस्ट से लेके कम्प्लीटली हमारे नॉर्थ ईस्ट तक। ओके। और उसके बाद हमने इंडो गैंगटिक प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। इंडो गैंगटिक प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जब हम 16 जनपद के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमने इंडस रिवर सिस्टम देखा, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम दिखा, और फिर हमने देखा कि इंडो गैंगटिक प्लेन में जो कल्चरल थे, जैसे हड़प्पन कल्चर था वो इंडस वैली का पार्ट था, और वैदिक कल्चर जो था वो गैंगटिक प्लेन का पार्ट था। उसके बाद हमने साउथर्न पेनिसुला के बारे में देखा। साउथर्न पेनिसुला में अगर आप देखें तो विंध्या की जो रेंज है वो इंडिया नॉर्थ है और साउथ इन पार्ट में डिवाइड करती हैं, और जो साउथ का पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। डेक्कन प्लेटू जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच की जगह है उसे डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। और कोरोमंडल कोस्ट जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, फिर कोंकण कोस्ट और दी मालाबार कोस्ट जो हमारे वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी प्लेस है, उसके बारे में जानना मुझे आज तक जितना मैंने पढ़ा है जियोग्राफी में, मुझे सबसे ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज़ लगी है तो वेस्टर्न घाट है। बहुत ही अच्छी जगह है हमारे देश की। ओके। और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट पासिस कौन से हैं वेस्टर्न घाट में, और उनका जो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुड़ी, और अन्नामलाई हिल्स का वो पार्ट है अन्नाईमुड़ी। और उसके बाद हमने ईस्टर्न घाट के बारे में देखा। ईस्टर्न घाट के अंदर नीलगिरी हिल्स जो है, नॉट द नीलगिरी हिल्स, सॉरी। ईस्टर्न घाट में हमने देखा कि जो कोरोमंडल कोस्ट है उस पर डिफरेंट पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, और वही हमारा कॉमर्स, जब जावा सुमात्रा के साथ हमारा कॉमर्स रिलेशन था तो उसमें यही कोस्ट जो था कोरोमंडल कोस्ट ही उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। उसके बाद डिफरेंट रिवर्स हमने देखी जो साउथर्न पार्ट है, गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी, वेम्बाड़ और पेनगंगा, ये सारी रिवर के बारे में हमने देखा। एक बात बस आप समझ लीजिए कि जो साउथ की रिवर्स हैं उनका जो डायरेक्शन है वो मैक्सिमम डायरेक्शन उनका है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, और सारी रिवर वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। बस ये जो रिवर्स हैं तापी, नर्मदा एंड पेनगंगा, उनकी डायरेक्शन अलग है। तापी एंड नर्मदा आप देखें तो ये इस तरफ मूव करती हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। ओके। अगर ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट मूव नहीं कर रही होती तो गुजरात आज भी बहुत पानी की स्कैरसिटी से गुजर रहा होता। ओके। नेक्स्ट इंडिया के बारे में हमने देखा कि उसमें काफ़ी एथनिक ग्रुप आए। एथनिक ग्रुप का मीनिंग होता है जातिगत लोग। एथनिक ग्रुप मतलब कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जैसे कोई जाति, जैसे अगर हम देखें पाटीदार है या फिर राजपूत हैं, तो ये एथनिक ग्रुप बोले जाते हैं, जातिगत लोग, जातिगत समुदाय, राइट। और दूसरे जो ग्रुप होते हैं वो लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं कि एक भाषा बोलने वाले। एथनिक ग्रुप का मीनिंग होता है कि जो एक जाति के लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक जाति के लोग लिंग्विस्टिक ही हो, राइट। फिर प्री आर्यन, द्रविडियन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को हम प्री आर्यन बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा देश यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, इवन दो हमारे मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चर सोसाइटी है। बस उसकी रियल स्ट्रेंथ ये, हमारी रियल स्ट्रेंथ अगर देश की बोले, हमारी रियल स्ट्रेंथ ही यही है कि हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन द डाइवर्सिटी। ओके। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको लगा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे तो बस इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपके जो भी सुझाव है और आप gsonly2020@gmail.com पे में हमें लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और कोई चेंजेस करें हमारे प्रेजेंटेशन में भी, आपको लगता है कि हाँ ऐसा ऐसे ही रिप्रेजेंट किया होता तो हमें हेल्पफुल होता, ज़रूर से आपकी राय देखी जाएगी, आपको आपकी राय कंसिडर की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टे इन टच। थैंक यू सो मच।